हाँ जी, टेस्ट का डिस्कशन करना है आप लोगों ने। लो जी, फिर फटाफट मोर्चा संभालते हैं। आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों डन है या करने हैं? आप लोग सजेशन दो जिससे आपका टाइम बचे। हाँ, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो, इन दोनों में डाउट नहीं है ऐसा मान के चलूं मैं। 48, पहला सिस अटैक फिर ट्रांस अटैक, और ये आपके नोट्स में भी था सिस अटैक होएगा, नहीं बोलते हैं अगर आपको पता ही है तो ना। इसको देखना बच्चे, इसने कहा जी लोएस्ट वैल्यू, ये जपनीत वाला क्वेश्चन है। ओ जपनीत, ये है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। हाँ, तो स्टेबिलिटी कम होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, है ना। कोई नहीं कोई नहीं, चलो उसके बाद अब तो जल्दी जल्दी आपकी डेट भी अनाउंस होने वाली है, क्योंकि 12th का तो आ गया, वो जल्दी आपकी भी डेट अनाउंस हो जाएगी नीट की। अब थोड़ा सा कमर कस लो प्रॉपर वाली। हाँ जी, इसको देखना। कौन सा बेटा, कौन सा? हाँ हाँ, ये नया क्वेश्चन था ना इसलिए गलत हो गया। बच्चे पता है क्या है, जब आप जिंक लेके बैठे हो, ठीक है, तो आपको पता है ना एडिशन ट्रांस होता है, तो ये दोनों तो सेम साइड है ना, तो एलिमिनेशन तो होएगा नहीं ना इसका। मेरा क्वेश्चन नहीं याद आ रहा आपको, है ना? क्लियर है? तो सोचो ना कि पहले वाले में तो आपने एलिमिनेशन ही नहीं करवाया। दूसरा तो बिल्कुल ही भूल जाओ, जीओसी से सीखा था हमने, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ये भी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होएगा ना, होएगा भी तो बनेगा भी क्या? सोच के देखो ना, मान लो आप एल्कोहलिक एच ले रहे हो ब्रोमोबेंजीन पे, क्लियर, वैसे इस राउंड में आएगा भी। 8 दिन मिले हमें उस लेक्चर के ना एल्काइल अराइल के, तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन तो इसका होएगा ही नहीं। तो आपको कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लेसर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द प्रोडक्ट। यहाँ तो 2 ब्रोमीन एग्जिस्ट कर गए, यहाँ ब्रोमो एग्जिस्ट कर गया, और ये आपके पास फिर वापस डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। लेकिन जब आप सोडामाइड टाइप से कुछ लेकर चलोगे ना, तो ये कुछ चांस ले सकता है, ये कुछ चांस ले सकता है, क्योंकि आप सोडामाइड लेके चल रहे हो, तो यहां से आप अल्फा बीटा तो आपके पास अवेलेबल है नहीं, लेकिन किसी मोमेंट पे आपके पास अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूं कि एक सिंपल एसए नहीं करवा दो इसकी, चाहे बी आर हट के इसकी जगह कौन आ जाएगा, NH2। मान लो एलिमिनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि पावरफुल बेस है, E2 की तरफ जाओगे, E2 में कार्बोटन बनता नहीं, बीटा एब्सेंट है, तो भी आपके पास प्रोडक्ट में Br तो रहेगा ही नहीं किसी भी हालत में। नया क्वेश्चन था ये, तो इसको मुझे लगता है आपको साइड में कहीं लिख के रख लेना चाहिए। फिर भी ऑब्जेक्शन हो तो मोस्ट वेलकम, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट देखना बच्चे, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुझे लगता है। इन तीनों में देखना, सात 7-8 क्वेश्चन नहीं थे बच्चे, टोटल 10 भी नहीं हो सकते हैं, शायद 10 नहीं थे। 58, 59, 60, इनमें देख लो। चलो 63 में आपने इसका CO2, हाँ जी, याद करो उस दिन ना आपसे बात चल रही थी, तो मैंने कहा था, हाँ हाँ, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए इथाइन पे इथाइन का अटैक, जिससे ये विनाइल एसिटिलीन बन गया। और फिर मैंने कहा था देखो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि गोली मारो पॉलीमराइजेशन को,
हम सबसे पहले समझ लें कि अगर डबल टूटेगा तो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ट्रिपल पे अटैक होएगा, ट्रिपल पे अटैक होएगा तो कॉन्जुगेशन मेंटेन है। तो आपको करवाया भी था हाइड्रोजिनेशन करके। ये 2 लिखा था ना बच्चे इसने, और यहाँ Cl था, OH नहीं था। अगर ये OH होता, H हटा के तुम कॉपर लगा के रेड पीपीटी बना लेती। अगर यहाँ, और मैंने हाईलाइट भी किया था, अगर मैं वो वाला पर्टिकुलर पेज निकाल लू ना तो वहां, हाँ मैंने कहा था Cl है, OH नहीं है। अगर OH होएगा तो HH हटकर Cu +2 +1 रेड पीपीटी आ जाएगा। तो यहाँ इथाइन पे इथाइन का अटैक क्लियर। तो फिर मैंने एक एनायन बनाया, एक कीटायन बनाया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये बन गया। और 2 ही गए थे उसने, 3 जोड़ने नहीं थे, नहीं तो पता क्या बन जाता, डाई विनाइल एसिटिलीन, लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाता वहां। और ये जो बना है ना, इसको पॉलीमर चैप्टर में हम बोल देंगे क्लोरोप्रीन, और इसके पॉलीमराइजेशन से बनेगा आर्टिफिशियल रबर। नेक्स्ट देखना भाई, इसमें कोई डाउट और? ये भी नया क्वेश्चन है 65 भी। 65 में तो बच्चे कार्बोक्टाइन स्टेबल, हिमांशु था ना, हिमांशु। बच्चे देखो ना कि यहां मैंने, ठीक है, एच का अटैक मान लो यहां करवा दिया तो इसकी वजह से स्टेबल कार्बोक्टाइन बन गया। और मान लो तुम्हारे दिमाग में उल्टा चला गया कि मुझे कार्बोक्टाइन यहां बनाना है, और जब भी कभी HBr आ जाए विदाउट पेरोक्साइड तो सिर्फ कार्बोक्टाइन पे दिमाग जाना चाहिए। मैंने बच्चों को यही बताया था ड्यूरिंग द क्लासेस कि आप ना फोकस करो क्वेश्चन करना कैसे है। इसको मार्कोवनिकोव से संभाला तो या तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो मुझे पता है कि यहाँ प्लस अच्छा बनेगा, स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर पॉजिटिव है, इसको स्टेबल कर देगा। तो इसी पे फर्दर Br का अटैक करवाना चाहिए। ये मेजर है, ये माइनर है, किसी को इस पे कोई डिबेट करनी हो तो मोस्ट वेलकम। 66 देख लो बच्चे, 67, 68, 69, 68 में बच्चे पहले तो तुम ट्रिपल पे, डबल बॉन्ड पे तो ब्रोमीन का अटैक करवा दो। पता है ट्रांस एडिशन होता है, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं है ट्रांसफरेंस बोलने का, क्योंकि ट्रांस का फायदा तब है कोई मीजोफोम रेसमिक मिक्सचर ऐसे बन रहे हो। लेकिन डबल पे हमने तो Br का अटैक करवा दिया CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है जी। अब तुम पहले एल्कोहलिक KOH लेके चल रही हो, इसको 2 बार करवाया था। अगर पहले एल्कोहलिक KOH तो बाद में एल्कोहलिक KOH पुअर यील्ड दे देगा। और फिर सोडामाइड, तो कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे, HBr, HBr, आंसर आ गया। उसके आगे हुआ नहीं, फिर सोडामाइड है, और फिर वापस सोडामाइड है, फिर H हट के कौन आ गया, याद करो। हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सोडामाइड विल बी यूज्ड। और एक और बात बताई थी, लोअर से हायर एल्काइन बनाना। इस बार मैं ट्राई करके ना तुम्हारा 2 दिन पहले सिलेबस खत्म करता हूँ। जो अभी भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारी बातें ना अगर आप समझदार हो पता चलेगा कि डिपेंडेंसी सारी प्रैक्टिस पे, सॉरी प्रैक्टिस पे है। तो H, यहाँ H खत्म हुआ, इसकी जगह Na लग गया, फिर Na खत्म हुआ, वहां मिथाइल लग गया। याद करो ये वाला, लोअर से हायर एल्काइन बनाना। बी तक तो तुम पहुंच गई थी, C ट्रिपल बॉन्ड C, बस आगे फंस गई जाकर तुम। H को Na से हटा दो, फिर Na मिथाइल से, ये वाला। इसमें ना पहला आंसर भी बन सकता है, लेकिन पूरी यील्ड आएगी। जब दूसरा पढ़ा तो पहला देना मत। और अगर ये मान लो मोर देन 1 में चला जाए तो दोनों आंसर टिक मार के आ जाना। हाँ भाई देखो, कोई भी बच्चा इन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हो?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शुड अंडरगो क्लोरीनेशन फास्टर देन रिमेनिंग 3, जहां टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा हो। नियो में तो होता ही नहीं है प्राइमरी होते हैं सारे। ओ बावली लड़की, कहाँ है? मेरे बाइनोकुलर लाए जाएं, दूरबीन नहीं दिख रहा कहाँ दिख रहा है हम्म, कोई नहीं बच्चे, ये ना एक्चुअल में एग्जाम तक ना परफेक्ट हो जाओगे। इन चीजों को ना पॉजिटिव लेके चलना। ये नियोपेंटेन है, सारे प्राइमरी हैं, इसमें टर्शरी है। दो टाइप के बिहेवियर होते हैं इस जगह जाकर ना, दो टाइप की इथोलॉजी बोलते हैं उसको। क्लियर? बायोलॉजी की एक ब्रांच है इथोलॉजी, जिसमें हम लोग बिहेवियर पढ़ते हैं। क्लियर? एनिमल बिहेवियर, और हम सब एनिमल है, आपको पता ही है। तो इसमें होता है कि एक तो गिव अप कर देना कि यार मेरे से नहीं होता ना, एक होता है इसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मान लेना, हाँ यार मुझे नई बातें पता चल रही हैं। इसमें सारा प्राइमरी है और इसमें एक टर्शरी पड़ा है, दैट्स वाई ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है आपने। क्वेश्चन गलत होने पर तो पक्का पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है, फायदेमंद रहेगा। अच्छा, तो लास्ट डे एब्सेंट था, मेरे को तेरे से बात करनी थी वैसे भी, जिसने लकाइन हुआ है। बोला क्यों नहीं एक बार भी? था, एक बार भी तेरा सिंगल तूने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली। हाँ, 72 बच्चे, 70, 73 हो गया बच्चे, नया क्वेश्चन था 73, 74, 75। उसने कहा जी एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट जस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को ना फिंगर टिप्स पे ले लो, तुम ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मजाक बन जाएंगे। HBr बिना पेरोक्साइड है, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देगा वो इजीएस्ट रिएक्शन कर लेगा। और देखो इसमें तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं, ये सीओ है ना बच्चे। फिर तुम गलती करके पिछले साल जैसे, पिछले पेपर जैसी, ये इथोक्सी नहीं है, ये कीटो है। तो सोचो ना, यहाँ H आ गया तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना सीओ। कैसे कैसे? नहीं नहीं, प्लस को अगर आप देखो ना तो प्लस, चलो पॉजिटिव सिंगल डबल तुम्हारी बात मान ली, इसमें रेजोनेंस कैसे शो करोगे फिर दिखाओ। गड़बड़ हो गया ना फिर मामला। हाँ, इस तरफ भेजोगे तो रेजोनेंस कैसे होएगा, उस तरफ तुम भेज नहीं सकते क्योंकि वो परमिट नहीं कर रहा। देखना भी आगे, आइसोपेंटेन देखो वापिस आ गया, पीछे जो क्वेश्चन था ना अभी बच्चे ने पूछा था जो 71 और 76 देखो, ये अगले तीन। 78 भी नया था क्वेश्चन। हाँ मतलब ये मतलब इस चैप्टर में ना आरपीएस में था, ना असाइनमेंट था, ना बुकलेट में था, कहीं नहीं था। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नया क्वेश्चन था ये। नया नया हम तब मानते हैं ना भी आपके सारे मटेरियल में कहीं भी ना हो वो क्वेश्चन, वो नया मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखना बच्चे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस टू ब्यूटीन। भूल गई तुम लगता है। सिस पे सिस अटैक, मीजो, एक सेकंड रुक जाओ बस। ट्रांस पे ट्रांस अटैक, मीजोफोम। सिस पे ट्रांस अटैक, रेसमिक मिक्सचर। ट्रांस पे, क्योंकि ट्रांस पे ट्रांस करा दिया, सिस अटैक तो रेसमिक मिक्सचर। अब तुम टू ब्यूटीन मतलब क्या लेके चल रही हो? सिस। ब्रोमीन मतलब कैसा अटैक करवा रही हो? ट्रांस। सिस पे ट्रांस अटैक तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, तो रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं उसको। अब बोलो तुम अपनी बात। नहीं 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 नहीं, तुमने गलती की बनाकर। तुम इसको 3D स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकती हो, ये तो तुम्हें लॉजिक से
फॉर्म करने जबरदस्ती। तुम इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में तो बना ही नहीं सकती। ये मैं बच्चों को ऑलवेज बोलता हूँ कि जब तुम इस पे ब्रोमीन का अटैक करवाओ ना, तो तुम्हें सोच के ही चलना है कि इस सी डबल बॉन्ड सी पे ब्रोमीन का अटैक हुआ तो एक बार बी आर इधर टिका, फिर ये उधर चला गया, ये इसका ट्रांसफर उधर और दूसरा बी आर इधर लग गया, और ऐसा ही कोर बनेगा। अगली बार बी आर इधर लगेगा और दूसरा बी आर उधर लगेगा दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, और वो दोनों एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। बट एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, तो इसीलिए 50-50 बनते ही ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ये तो इतनी थ्योरी याद करनी है तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, और तुम्हारे नोट्स के अंदर भी है ये थ्योरी। सिस्पेसिस मीजो ट्रांस, हाँ जी बोलो। ना 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 ना, बिल्कुल गलत। वो तुमने बनाया होगा ना पेपर में बैठकर, तो उससे तुम कंफ्यूज होगी। तुम ये टेबल ध्यान करनी है बस। सेम पे सेम मीजो, सेम पे डिफरेंट अटैक हो तो रेसमिक। और बोलो। कार्डिक का नंबर 88, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है बच्चे। हाँ बेयर से साहब, जब तुम ये लेके चल रही हो और उसके बाद तुम्हें पता है सेम साइड अटैक होएगा, तो इसके अंदर क्या बन गया, मीजो। सेम साइड तो जुड़ा बच्चे, और पीयूएस आ गया इसके अंदर, दोनों कायरल कार्बन है। ये इपोक्साइड है, भूल जाओ। नो कायरल, हाँ हाँ कायरल तो है, भूल जाओ। ओपन चेन स्ट्रक्चर बिल्कुल भूल जाओ, तो एक ही बचता ऑप्टिकली इनएक्टिव। तुम क्या मीजो को एक्टिव बोलती हो? फिर तुम चार ऑप्शन पढ़ती तो हो सकता है तुम ओड वन आउट से ही बाहर हो जाती, क्वेश्चन का आंसर आता। नहीं देखो ना कि दोनों के दोनों OH तो सेम साइड ही जुड़ रहे हैं ना। मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैंने ये क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा था। ये देखो, याद है ऐसे लिखा था, और फिर मैंने लिखा था कौन कौन बनेगा। तुम ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया सर पहले तो, मुझे तुम्हारी लाइनें भी याद आ रही हैं अच्छे तरीके से। तुमने कहा था पहले तो ये मत बनाओ, और जब बनाओगे तो इसमें क्या आ जाएगी, पीयूएस। एक तो ये क्वेश्चन गलत हुआ, एक पीछे दो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए ना, वो भी रद्दी रद्दी से क्वेश्चन। नए वाला क्वेश्चन तो कोई गलत किया ही नहीं तुमने। हाँ जी 89 90। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े भी इसके अंदर हम। अब जो अनाउंस्ड डे है ना, आज का दिन हमें बेंजीन के लिए दिया गया है, लेकिन ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो हम खुद ही मैनेज करेंगे। क्लियर। तो अगला टारगेट आपको पता है हमारे पास क्या आ रहा है, बेंजीन। बस हम फायदे में पता है क्या है, हमने ना एरोमेटिसिटी सीख ली है। हमने ना एरोमेटिसिटी सीख ली है, तो जब बेंजीन करने लगो तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी की बात करो, नॉन एरोमेटिसिटी की बात करो। क्लियर है। और फिर बात करो एंटी एरोमेटिसिटी की। और मुझे लगता है जितने बच्चे क्लास में हैं उनमें से मैक्सिमम जनता को ये बातें पता है। एरोमेटिसिटी के लिए प्लेन एंड 4n+2 शाहरुख खान रूल चाहिए, हक्कल्स रूल। ठीक है जी। प्लेनर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नॉन एरोमेटिक पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका, नॉन प्लेनर sp3। और एंटी एरोमेटिक चार का टेबल आना चाहिए आपको। यहां n की वैल्यू 0 से 1 से 2 से 3 की तरफ बढ़ेगी, और यहाँ चार के टेबल में n की वैल्यू 1 2 से लेकर आगे तक जाएगी। एंड प्लेनर, मुझे लगता है इसकी प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर। फिर लगता है कि हमने अगर टाइम बचा लिया, जो कि इम्पॉसिबल कैटेगरी में जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे हम लोग। याद आ रहा है ये कुछ? है ना। पहले वाले पे एरोमेटिक आपने कहा मुझे, फिर नॉन एरोमेटिक कहा आपने मुझे, नॉन एरोमेटिक कहा। ठीक है जी।
तो इस तरीके से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी ना। ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन पूछेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेवल 2 कर रहे थे एक बार हम हाइड्रोकार्बन्स का। यहाँ भी आपके पास यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तो sp3 हो गया नॉन प्लेनर, इसलिए बाहर हो गया लिस्ट से। यहाँ है तो 2 पाई बट नॉन प्लेनर, इसलिए लिस्ट से बाहर हो गया। यहाँ है ही 2 पाई और प्लेनर है, इसलिए लिस्ट में मतलब प्लेनर में एरोमेटिक में आ गया। मुझे लगता है आप सीधे ना एक बार हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर पे भी बात कर लें थोड़ा सा। वैसे तो ये सब बातें आपसे हो रखी हैं, लेकिन इसके बाद प्रिपरेशन पे चढ़ूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन सबको पता है कि बेंजीन में रेजोनेंस है, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं, क्लियर ना, सारे के सारे कार्बन। उसके बाद अगर मैं इसको फर्दर ड्रॉ करता हूं तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये एक पाई, हाँ जी यार ये पीछे इधर यार नया मकान बन रहा है, इनकी कहाँ कंप्लेंट होती है यार, इनकी कोई वो शोर मचाते हैं। हाँ मेरे चल रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, मैं अपना डोर पूरी तरह से क्लोज कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकना। वैसे तो मेरे ना शीट्स लगी हुई हैं, एब्जॉर्बर शीट्स, लेकिन वो खुला था ना डोर, इसलिए आवाज आ रही थी। हाँ जी, तो ये आपके पास हर एक कार्बन sp2 है, क्लियर है। और आपको पता लग गया कि यहाँ आपके पास sp2 ओवरलैपिंग हो रखी है। अब यहाँ जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेगा, तो sp2s ओवरलैपिंग हो गई। अब जो बचा जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, ये इसी का रिमेनिंग पार्ट है, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिड अनपेयर है। ये तो sp2 है, sp2 है, आवाज आ रही होगी ना अभी भी ये, हाँ मैंने थोड़ी कम हुई होगी ना, sp2 है, ठीक है भाई, sp2 है ये वाला। और ये जो अनहाइब्रिड है, ये अब दोस्ती ऐसे करेंगे एक दूसरे के साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग कोई एक जगह से नहीं, अगर 1-2 के साथ कर रहा है। ये सारी बातें आपसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, बस 5-4 मिनट और लगाकर एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग अब कुछ ऐसे भी हो सकती है, ओवरलैपिंग आपके पास कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। कुल मिलाकर जो आपका बेंजीन रिंग है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिच हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिच हो गया। और जैसे ही मैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे जाऊंगा, इमीडिएटली आपसे ये बातें फिर करना स्टार्ट कर दूंगा, क्लियर ना, कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, ये सब बातें आपसे वहां करेंगे। अभी इसके अंदर एक छोटी सी बात और करूंगा, एविडेंस इन द फेवर ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, उस फेवर में कुछ बातें कर रहे हैं, लिसन केयरफुली। अगले पेज पे चलता हूं बच्चे। 3 डबल bonds in the बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, बट फिर भी एक बात समझ लो, एडिशन रिएक्शंस इसमें जनरली हमें अवॉइड करनी है। क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी
एडिशन रिएक्शंस में खत्म होने वाली है, तो उसको रोकने के लिए इसमें एडिशन रिएक्शंस जनरली होती नहीं है, इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा टिक के सुनना, गिनी चुनी सी 3-4 रिएक्शंस ही हैं, गिनी चुनी सी 3-4 रिएक्शंस ही हैं। 3 हाइड्रोजन ऐड होते हैं पीटीपीडी की प्रेजेंस में, तो बनता है साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इस पर क्लोरीन ऐड कर दूं, अगर मैं इस पर क्लोरीन ऐड कर दूं लाइट की प्रेजेंस में, तो एडिशन रिएक्शन होगी और ये बना देगा, चेक करना बच्चे, H ऑलरेडी था Cl, H ऑलरेडी था Cl, H ऑलरेडी था Cl, H ऑलरेडी है Cl Cl Cl। तो H लिखने के लिए मैंने यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये जो स्ट्रक्चर बना, 3 हाइड्रोजन ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन, क्या कर रहे हो, 3 डबल बॉन्ड इसमें है, इस फेवर में एविडेंसेस दे रहा हूं। इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होकर साइक्लोहेक्सेन बन गया, 3 क्लोरीन ऐड होकर, इसका नाम है BHC, इसी को बोलते हैं हम लोग C6H6Cl6। क्लियर ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ये तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो समझ में आ गया होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर, इसके अलावा इसको बोलते हैं हम लोग LIDANE, लिंडेन, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 666 पाउडर। इसी का एक नाम और है गेमीन, इसी का एक नाम और है गैमेक्सीन। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बच्चे, ये एक स्ट्रोंग इंसेक्टिसाइड है, स्ट्रोंग इंसेक्टिसाइड है, वेरी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl6, लिंडेन, गैमेक्सीन, 666 पाउडर, गेमीन, गैमेक्सीन, ये सब इसी के नाम है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग, और आपके पास 3 डबल बॉन्ड प्रूव करने की 3 ही रिएक्शन है। और ये विभूस 47 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, ये तुम्हारा 47 नंबर क्वेश्चन है, जिससे इसका ओजोनोलाइसिस होकर 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सल बन गए। उसका आंसर गलत दिया हुआ है वहां, तुम्हारी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 47। हाँ अब बोलो बच्चे, आएगा आगे, हाँ हाँ आगे आएगा। हेक्साक्लोरोबेंजीन जब बनाऊंगा ना, तो वो एक क्लोरीन की एक्सिस में डबल बॉन्ड मेंटेन रहेंगे, H हटते जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा C6Cl6। वो होगी SC रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये है एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। चलो अब छोटी सी बात एक और कर लें, मेरे पास है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले कोई बोलेगा मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो मेरे पास इसका बड़ा बढ़िया सा आंसर है कि बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही बनता है बस, चाहे वहां X लगा लो, फ्लोरो लगा लो, क्लोरो लगा लो, OH लगा लो, SH लगा लो, NH2 लगा लो, कुछ भी लगा लो। दूसरी बात, डाई सब्स्टिट्यूशन, सारे बच्चे समझदार हैं, 3 बनेंगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये X का मतलब हेलोजन नहीं है, X का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 OH भी हो सकते हैं, 2 क्लोरो भी हो सकते हैं, 2 फ्लोरो भी हो सकते हैं, 2 COOH भी हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है जी। उसके बाद है ट्राई सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा, हम बोलो जी। ट्राई सब्स्टिट्यूशन अलग अलग, ऑर्थो का अलग, मेटा का अलग, पैरा का अलग, और मेरे ख्याल में 2 आंसर नहीं है, चेक कर लेते हैं।
2 हुआ तो रख लेंगे। ऑर्थो के x यहां लगा दिया, ऑर्थो के x एक छोड़कर लगा दिया, ऑर्थो का x, ठीक है जी। 1 2 3 बना, ओके। 1 2 4 बना, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां आओगे तो वापस 1 2 4 ही बन जाएगा, तो उसको हम काट देंगे। उसके बाद फिर बनाओगे 1 2 3 बन जाएगा, फिर काट दोगे। तो अभी ऑर्थो से सिर्फ 2 बने। अगर जपनीत ऑर्थो से 2 बोल रही थी तो उसकी बात को यस है, टोटल 2 बोल रही थी तो गलत है। उसके बाद यहां आपके पास मेटा है, ये लो जी। इंडिविजुअली अगर ऑर्थो से जगह मेटा से गए, एक सेकंड बस, आपकी बात का जवाब सभी रख लेंगे, क्लियर। ऑर्थो से 2 बने, मेटा से ये 1 2 3 बना, जो ऊपर वाले से मैच कर रहा है। लेकिन अकेले मेटा से बात करो तो एक बन गया पहला, ये 1 2 4 बन गया वापस, 1 2 3 4। फिर मेटा ऐसे लिखा, यहाँ डन है, यहाँ डन है, यहाँ लिख दिया, ये 1 3 5 बन गया। जैसे हमारे पास मेसिटिलीन बना था पीछे। तो अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट सिर्फ एक ही बना है। अगर मैं बात करूं ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन तो डिफरेंट थर्ड ही बना है, जबकि अकेले मेटा से 3 बन गए, अकेले ऑर्थो से 2 बन गए। और अब आते हैं हम पैरा पे, देखते हैं कुछ डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा। ये पैरा लिख दिया, यहां फिर पैरा लिख दिया, ये 1 2 4 है, ये 1 2 4 है, ये 1 2 4 है, और ये अगेन 1 2 4 है। तो सिर्फ एक ही बनेगा। तो अकेले ऑर्थो से 2, अकेले मेटा से 3, अकेले पैरा से 1, लेकिन टोटल जो बच्चा बोल रहा था वही 1 2 3, 1 2 4 एंड 1 3 5, 3 ही बनेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूशन 1, टाई सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो मेटा पैरा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन 1 2 3, 1 2 4, 1 3 5। क्या ऐसे ही आप लोग टेट्रा सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो? टेट्रा सब्स्टिट्यूशन, बोल, लो टाइम 1 मिनट लगाओ। टोटल उल्टा गिन, नोमेनक्लेचर, हम्म। आपके पास था 1 2 3, इसका टेट्रा बनाना है। 1 2 3, इसका टेट्रा बनाना है। 1 2 3, इसका टेट्रा बनाना है। कौन कौन कट गया? फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, ठीक है जी। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। आपके पास था 1 2 4, उसका टेट्रा बनाना है, ये भी कट गया। फिर आपने वापस लिखा 1 2 4, यहां लग चुका है, यहां लगा दो, ये डिफरेंट आ गया 1 2 4 5। जो फर्स्ट है 1 2 3 4, इट इज 1 2 3 5, इट इज 1 2 4 5। नेक्स्ट आपने वापस 1 2 4 लिखा,
यहाँ लग चुका है, यहाँ लग चुका है, यहाँ लगा दो। वन टू थ्री एंड फाइव, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, कैंसल। उसके बाद बचा 135, वन थ्री फाइव, यहां लगाओगे तो 1235, यहां लगाओगे तो भी 1235, यहां लगाओगे तो भी 1235। ठीक है भाई। कुल मिलाकर आपके पास 1234, 1235, 1245, और कुछ बन सकता है। पेंटा सब्स्टिट्यूशन सोचना, 1 ही बनेगा, कहीं भी लगा दो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और हेक्सा सब्स्टिट्यूशन भी 1 ही बनेगा, लेकिन कंडीशन है ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी सेम। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स सेम होने जरूरी है, नहीं तो फिर नोमेनक्लेचर में बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पेंटा वाला भी 1 बन रहा है और हेक्सा वाला भी 1 बन रहा है। हाँ जी, टोटल ट्राई वाले में 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 5। और उसके बाद है टेट्रा, पहला 1 2 3 4, दूसरा 1 2 3 5, फिर 1 2 3 4, अगला फिर 1 2 3 4, अगला 1 2 4 5, 1 2 3 5, फिर 1 2 3 5, और जो सेम वाले थे वो सारे कैंसिल कर दिए। कोई नहीं, बिल्कुल रुक जाते हैं जी। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं आना है, कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो इसका आना नहीं है। पेंटा 1 है, हेक्सा भी 1 है बच्चे, ठीक है। अब मैं मूव करूंगा प्रिपरेशन मेथड्स पे, अगर आप इस बात को समझ गए हो तो। जीएमपी का मतलब तो सबको पता ही है, प्रिपरेशन मेथड्स नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 1, मुझे बेंजीन बनानी है, पर्टिकुलर बनाना है, तो मुझे कोई ज़्यादा वेरिएशन इसमें मिलने वाले हैं नहीं। तो बेंजीन बनाने का पहला तरीका, फ्रॉम, मुझे याद आ रहा है एल्कीन चैप्टर, फ्रॉम हेक्सेन, और शायद बच्चे याद भी कर लें। हाँ जी, इसको नाम दिया था एरोमेटाइजेशन, याद आया। तो यहां मैंने CH3 CH2 का होल 4 लिख दिया, होल 4 लिख दिया, इस पे Cr2O3 लिख दिया, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख दिया, 200-300 ATM प्रेशर लिख दिया। इसी का नाम डिहाइड्रोजनेशन भी था, और इसी का नाम साइक्लेशन भी था, और इसी का नाम कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग भी था। तो ये पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एन हेक्सेन हो गया। दूसरा, आप बताओ तो अच्छा, नहीं तो मैं बताता हूं, ट्राइमेराइजेशन ऑफ इथाइन, याद आया। C2H2 के 3 मोल रेड हॉट आयरन ट्यूब में से इसको पास करवाओगे, तो ये भाई साहब
अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे इथाइन बेंजीन में। इट इज ट्राइमेराइजेशन ऑफ इथाइन। इतनी बात अगर समझ में आए तो तीसरी तरफ चलते हैं जी। हमें बेंजीन ही बनानी है, तो हमने पता क्या किया, फिनोल प्लस जिंक, रिडक्शन ऑफ फिनोल, ये आगे काम आ जाएगा। रिडक्शन ऑफ फिनोल किसकी हेल्प से करोगे, विद जिंक। तो यहां मैंने लिखा फिनोल, यहां मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट जो ढेरों बार आप पढ़ चुके हो, आपने देखा मैक्सिमम जगहों पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम जिंक सोडियम जिंक सोडियम जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट बार बार यूज आ रहा है। तो ZNO यहां आपके पास कौन बन गया है, बेंजीन। पहला एल्केन चैप्टर से, दूसरा एल्काइन चैप्टर से, तीसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एक दो टेस्ट के बाद, अगला टेस्ट एल्कोहल फिनोल ईथर का ही होएगा, उसमें से पढ़ोगे। क्लियर, फिनोल जिंक बेंजीन ZNO बाहर हो गया। बोलो जी, बेंजीन बनाने का अगला तरीका, ये इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंडिंग पे आएगा। फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ग्रिग्नार्ड होता है एलिफेटिक वाले में, एरोमेटिक वाले में ये बहुत बढ़िया वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्टिव रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एरोमेटिक केमिस्ट्री में। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करवाने, जैसा बच्चे ने बताया वो काम कर रहा हूं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड विद वाटर, ग्लूकोज विद वाटर मतलब एक्वा सॉल्यूशन, और इथेनॉल इटसेल्फ बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनी जाना है इसने तो, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होता है बड़ा फास्ट। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन पे प्लस है बच्चे, और प्लस होकर तो वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो इसका बॉन्ड ब्रेक आसान है, वेरी रिएक्टिव होता है ये। तो बेंजीन माइनस H3PO3 और HCl माइनस ग्लूकोनिक एसिड, बेंजीन HCl माइनस एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन HCl। तो कुल मिलाकर आपने BDC का रिडक्शन करवाया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने लिखवा तो दिया है, अभी आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट में BDC के रिडक्शन का अभी मतलब इस पर्टिकुलर अगले टेस्ट तक इसका डिस्कशन नहीं कर रखा। फ्रॉम BDC से बेंजीन बनाने का मेथड भी दिया हुआ नहीं है, अगर आप जो भी हमारा गिवन मटेरियल पढ़ोगे, लेकिन नोट्स में लिखवा दिया, इसको याद रखना। BDC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तीनों में से कोई ना कोई पेपर में रहता है ऑलवेज। तो दो मान लो 1.5 महीने बाद आ रहा है अमाइंस चैप्टर, तब तक ये दिमाग में रह सकता है, बार बार देखोगे इसको। तो BDC का रिडक्शन करवाओ, और BDC का जो ये N2Cl है इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। एक बार जल्दी से 1 मिनट लगा के देख लो, एनेक्सिन बेंजीन, इथाइन बेंजीन, फिनोल रिडक्शन बेंजीन, BDC रिडक्शन बेंजीन। तो स्टार्ट के दो में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को यूज कर रहे हैं, बाद वाले में खुद एरोमेटिक केमिस्ट्री में एंटर कर गए हम लोग, फिनोल एंड देन BDC। रिवीजन कर लो 1-2 मिनट, अभी 25 मिनट है हमारे पास, प्रिपरेशन के साथ केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट हो ही जानी है।
आगे बढ़ू भी इसके अंदर में, पक्की गल। चलो इसको लिखते ही आप समझ जाओगे क्या होने वाला है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द सोडियम और पोटेशियम बेंजोएट, ये COONA है, NaOH के साथ रिएक्शन CO की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर, जिसपे हमारा एक क्वेश्चन फंसा था जब हम बुक कर रहे थे तब। अब 10 क्या बन गया, COON उड़ा दिया, H लग गया, और साथ में बाय प्रोडक्ट कौन है, Na2CO3। क्या आप नींद में हैं? एक बच्चा कह रहा है हाँ जी सर, और मुझे आयुष पे शक हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो 6 नंबर पे चल रहे हैं। वैसे आयुष, एक राज की बात पूछूं तेरे से, नंबर कितने हैं? तभी पूछा राज की बात, है ना। चल मैसेज करके बता देना। भाई साहब ऐसा क्या, मतलब कोई रिकॉर्ड तोड़ने का कोई गिनीज बुक वाले आ रखे थे क्या? क्या 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 कह रहा है बेटा, एक और बच्चा बोल रहा था। अच्छा, मतलब हड्डियों हड्डियों वाले चैप्टर ने हड्डियां तोड़ डाली है। प्रेशर बहुत है यार बच्चों पे ना, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि प्रेशर है, लिटरली प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा मैनेज करके ही चलना है, मतलब ये कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कोई चैप्टर अगर इस बार रह गया तो उसको मार्क करके रखो कि अगली बार उसका रिवीजन कर लेंगे। दूसरा मान लो बायो हल्की होती है तो केमिस्ट्री उठा लेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट मेथड उठा रहे हैं, जैसे ये इसके नीचे लिखूंगा मैं, जैसे सोडियम बेंजोएट ले रहे हो ना मुझे, सोडियम बेंजोएट, ऐसे इसका था डी कार्बोक्सिलेशन। अब पता है क्या, डी सल्फोनेशन। और एक बात मैं आपको इसी चैप्टर में बता दूंगा कि सल्फोनिक ग्रुप बेंजीन पे जब लगा होएगा तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। डी सल्फोनेशन, तो यहां मैंने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग कैसे की है पता है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के स्टार्ट के दोनों, रिडक्शन रिडक्शन के अगले दोनों, डी कार्बोक्सिलेशन डी सल्फोनेशन के अगले दोनों, डी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और एक बात मैं ऑलवेज बच्चों से करता रहा हूं और बताता रहा हूं क्या, कि जो जितना अच्छा एसिड होएगा उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होएगा, उसका वहां से रिमूवल करना उतना ही आसान है। जो जितना अच्छा है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ 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 करे जा रहा है ना। एसिड मतलब कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उसका बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात पहले भी आपसे हुई थी। बॉन्ड वीक होने से उसका लीव करना इजी हो गया। तो अब जो बात मैं कह रहा हूं, जितना अच्छा एसिड, तो मेरे भाई यहां बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक अच्छा एसिड है, इसका यहां से लीव करना बड़ा आसान है। इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे आपने करना क्या है, पानी डालना है बस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सीधे पानी की जगह पर थोड़ा सा एसिड वैसिड मिला के, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl और थोड़ा सा हीटिंग, तो ये बॉन्ड खट से टूट जाना है। हीटिंग ना भी करोगे तो ये अच्छा लिविंग है, और इसकी रिएक्शंस वैसे भी नेचर वाइज रिवर्सिबल होती हैं, आगे जाकर बताऊंगा आपको मैं। तो यहां जैसे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ वैसे ही डीसल्फोनेशन हुआ, ग्रुपिंग कर दी है। फिर मैं आपको बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, एनहेक्सेन बेंजीन इथाइन ट्राइमेराइजेशन बेंजीन, देन आपके पास फिनोल का रिडक्शन और BDC का रिडक्शन, और यहां कर डीकार्बोक्सिलेशन डीसल्फोनेशन, वहां NaOH यूज कर रहे हो, तो वो तो पुराना मेथड था इसलिए जल्दी से याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको इसमें चीजें डाल दी हैं कि जो अच्छा एसिड है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो अच्छा बॉन्ड ब्रेक करेगा और लीव जल्दी से कर जाएगा। ठीक है जी, और प्लस करके H2SO4 लिख देना।
लो भाई, आगे रिडक्शन करवा दो, पीछे कराया था जैसे क्लोरोबेंजीन का, आपको फिर एल्केन चैप्टर याद करना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, वही निकल एल्यूमिनियम एक लिमिटेड से अमाउंट में लेकर आओ, पोलर बॉन्ड पे सबसे पहले अटैक हो जाएगा। पोलर बॉन्ड पे सबसे पहले अटैक हो जाएगा, जैसे यहाँ मिथाइल क्लोराइड लिख दो, मीथेन बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड तो इथेन बन जाएगा, और जो हेलो एल्केन होएगा उससे एल्केन बनता है। ना याद आए तो एक बार फिर एल्केन चैप्टर में जाना, वहां था रिडक्शन ऑफ द हेलो एल्केन्स, वही हो रहा है। तो हो सकता है आपको ग्रुपिंग समझ में आ रही हो। एरोमेटाइजेशन भी आपने कर लिया, डीकार्बोक्सिलेशन भी कर लिया, डीसल्फोनेशन भी कर लिया, फिनोल का रिडक्शन भी कर लिया। अब मैं एक बार फिर सीक्वेंस चूज करता हूं जिससे आपको काम करना आसान हो जाए। नंबर वन एल्कीन चैप्टर हाँ बन जाएगा, एनहेक्सेन एरोमेटाइजेशन। एल्कीन नहीं बनेगा, एल्काइन हाँ बन जाएगा, इथाइन का पॉलीमराइजेशन और ट्राइमेराइजेशन। हेलो एल्कीन हाँ बन जाएगा, हेलो एरीन लेकर रिडक्शन करवा दो, क्या फिनोल से बन जाएगा, जिंक डाल दो, रिडक्शन हो जाएगा। अगला चैप्टर एसिड, हाँ हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन। अगला चैप्टर जो सिलेबस में सल्फो है ही नहीं वैसे तो हमारे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका डाइल्यूट H2SO4 से, तो डीसल्फोनेशन। फिर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर बीडीसी, उसका रिडक्शन H3PO2 फिर भी बन जाएगा। तो एक सीक्वेंस बना के बैठोगे ना, तो आपको हेडिंग्स, मेरे टीचर ने तब बताया था ऑर्गेनिक करने के लिए, एक एक हेडिंग्स लिख लो बस, क्लियर ना। फॉर एग्जांपल एल्केन 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 एल्केन, एरोमेटाइजेशन एल्काइन एल्काइन एल्काइन, ठीक है, ट्राइमेराइजेशन, ओके ओके, देन मेरे पास है हेलोएरीन्स, चैप्टर के नाम हेलोएरीन, ओके, रिडक्शन, क्योंकि बेंजीन बनाना है, हेलो एल्केन बोल के मिलेगा क्या, हेलो एल्केन बोल के तुम कोई एल्कीन थोड़ी बनाना चाहते हो, एल्केन थोड़ी, तुम्हें तो बेंजीन बनाना है ना। तो हेलो एरीन रिडक्शन। अगला चैप्टर फिनोल जिंक, क्लियर ना। अगला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही डीकार्बोक्सिलेशन। अगला चैप्टर सल्फोनिक जो सिलेबस में है ही नहीं हमारे, उसका लीविंग अच्छा था तो उसका डाइल्यूट H2SO4 से लीव करवा दिया, ठीक है जी, हो सकता अब याद हो गई हो आपको। लास्ट एंड फाइनल मेथड नहीं है, एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम कोल टार। इसमें 3 टाइप के फ्रैक्शनेट होते हैं, जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो ना, इसमें एक तो निकलता है लाइट ऑयल, एक होता है मिडल ऑयल, एक होता है हैवी ऑयल। जो आपके पास लाइट ऑयल है ना बच्चे, उसमें आपको मिलती है बेंजीन, टोलुइन, कुल मिला के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जो मिडल ऑयल है ना, इसमें मिलता है फिनोल, इसमें होता है क्रिसोल, रिसोर्सिनोल टाइप से। और हैवी ऑयल के अंदर पता है क्या होता है, बड़े बड़े रिंग वाले, 2 2 3 3 4 4 रिंग वाले स्ट्रक्चर्स, नेप्थलीन एंथ्रासिन टाइप से। तो आपको कोल्टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना है। कोल्टार समझ गए ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बोलते हो ना इसको, क्रूड ऑयल, उसी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे जब आप, तो लाइट पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, उसका जब धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा रहे हो, तो वहां से लाइट, मिडल और हैवी 3 फ्रैक्शनेट बनते हैं। हमारा काम लाइट ऑयल से हो जाएगा। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स हो गए हैं बच्चे। मुझे लगता है अब मैं आपको पहले ही कहा था कि इसकी केमिकल रिएक्शंस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, 15 मिनट है हमारे पास, और तुम इसको इजीली कवर कर भी लोगे। अगर आप यस बोलो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। हम्म, क्रिसोल, ना ना ना, इसमें क्यों होगी, ये तो वैसे भी कार्बन है, और कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है। हाँ, फ्लोरीन लगा ले विपू यहाँ पे, हाँ फोन, क्लियर, ये हो जाएगा। हम्म, ना ना ना, कार्बन से जुड़ा है ना वो, ऑक्सीजन OH से नहीं कर सकता ना। हाँ, ना ना,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे अलग अलग टेम्परेचर पे ना अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लाइट ऑयल अलग हो जाएगा 115, 20, 25 पे, मिडल अलग हो जाएगा 200, 250 पे, और हैवी अलग हो जाएगा 300, 400 पे। फिर उनका फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होएगा। जो लाइट ऑयल मिलेगा ना 110 डिग्री पे बेंजीन आ जाएगी, 80 डिग्री पे बेंजीन, टोलुइन आ जाएगी आपके पास 110 डिग्री पे। मतलब टुकड़ों में करना है, फ्रैक्शन का मतलब ही टुकड़ों में डिस्टिलेशन करना है। बोलो जी। अब हम बढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे पहले इस बेंजीन को समझ लें, इसकी तरफ किसका अटैक इजीली हो सकता है, अभी बनाकर दिया था, क्लियर। हाँ जी, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल, ये पूरा मैंने जीओसी में लिखा था, तब रेफरेंस दिया था एक्टिवेशन, क्लियर है। इसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल को उछाला, इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल को उछाला, न्यूक्लियोफाइल दूर से ही भाग आया, कहता कहां भेज दिया यार मेरे को, क्लियर। इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक्स इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो चाहता ही इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे आराम से अटैक कर दिया, डूब गया इसमें जाकर वो। तो इसीलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द एरोमेटिसिटी, तो ट्रिपल बॉन्ड तो 3 डबल बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं, तो इसका अटैक पहला किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। बट इलेक्ट्रोफिलिक क्या एडिशन, आपने कहा बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक क्या, सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन, इसको मैंने आपको याद आ रहा है, मैंने बोला था एसई। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसी रिएक्शंस हैं, तो आपका आंसर था ऐसी रिएक्शन है। What type of the reaction mechanism of aromatic compounds? Your answer should be SE, electrophilic substitution. Electrophilic substitution. क्या आप नींद में हैं? मेरी नींद बोलने से पहले ये सर कौन बोल गया कि सर ये नींद ही पूछेंगे? ओके यस, गलत बोला फिर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो काम शुरू करें भाई, क्लियर। अभी मेरे पास 13 मिनट्स हैं, इजीली हम लोग काम पे चल सकते हैं। तो आपको समझ में आया एडिशन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। एडिशन अगर हो गया तो इसकी, हाँ, इसकी स्टेबिलिटी और एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड। और ये पंगे हमें कभी लेने नहीं है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करनी मॉलिक्यूल की। और थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ ध्यान दें। मैकेनिज्म की तरफ ध्यान दें। लिसन, ये मेरे पास है बेंजीन, गलती से ध्यान हटाओगे तो फिर बहुत कुछ गलत होएगा आगे चलकर ना। कम से कम इससे तो ध्यान मत हटाना, बाद में इलेक्ट्रोफाइल बदलता रहूंगा, आंसर देता रहूंगा। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिखा, मे बी H+, मे बी क्लोरोनियम, मे बी ये सब कुछ भी हो सकता है। अच्छा बताओ, ये 6 हाइड्रोजन में से कहां सबसे अटैक सुटेबल रहेगा, कहीं भी, क्लियर ना। ओके, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक्स एट एनी कार्बन, ऑल आर सुटेबल, ऑल आर सुटेबल, ठीक है जी, सारे के सारे अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। अच्छा बात सुनो, ये एक बेंजीन था जो स्टेबल स्ट्रक्चर था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, क्लियर। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, जहां इलेक्ट्रोफाइल वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कराना पड़ेगा, लूजर पे प्लस आ गया, लूजर पे प्लस आ गया, इन भाई साहब की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, एक स्टेबल स्ट्रक्चर एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर में बदला। तो इस स्टेप पे क्या मैं, इस एरो पे क्या मैं स्लो स्टेप RDS लिख सकता हूं? आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था, कभी भी कोई स्टेबल और एक अनस्टेबल एरीनियम, एरीन्स पता है किनको बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, एरीनियम
एरीन्स पता है किसको बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज ARENE, एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन्स बोलते हैं। इस जो मैंने अनस्टेबल एरीनियम आयन बनाया, इसी को एक साइंटिस्ट के नेम से WHELAND, व्हीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। व्हीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बन गए नए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सुन पा रहे हो? एरीनियम आयन, व्हीलैंड इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये जो कार्बन्स हैं, ये जो कार्बन है सॉरी, ये sp3 हाइब्रिड तो भाई साहब को हैवी लॉस हो गया है। तो अब ये अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए रेजोनेंस चलाएगा। शुरू करें जी। ये लो, बोलो जी। जिससे बना था। और ये कौन सा परमानेंट है? ये कौन है बच्चे? हाँ, तो इसने कौन सा, तुम इसको एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट ट्यूब में डालकर टीचर को दिखा दोगे, सर देखो ये रहा एरीनियम। ये तो बना ही ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम हो गया। ठीक है ना, एरीन से बना था, एरीन से बना था, दैट्स वाई इसको नाम क्या दे दिया? एरीनियम। क्लियर? चलो अब इसमें रेजोनेंस स्टार्ट हुआ, डबल हेडेड एरो, क्योंकि नए सिग्मा बॉन्ड बन गए थे ना पाई टूटकर, इसकी वजह से, जिसने इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर दी, इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? उसके बाद फिर रेजोनेंस चलेगा। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद फाइनल, प्रोटॉन का रिमूवल, और फिर मॉलिक्यूल चैन की सांस लेगा। इलेक्ट्रोफाइल आया किस लिए था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रिचनेस देखकर। और भाई साहब ने एक पूरा के पूरा इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर कर दिया, तो इसीलिए तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और भाई दम था तभी तो अटैक कर रहा था, ताकत थी तभी तो अटैक कर रहा था, स्ट्रोंग थी तभी तो अटैक कर रहा था। तो जो स्ट्रोंग था वो रह गया और वीक वाले को बाहर कर दिया। रूल है, दुनिया का रूल है, स्ट्रोंग ऑलवेज डिस्प्लेसेस सब्स्टिट्यूट्स द वीक। तो ये स्टेप कैसा होएगा? फास्ट। अब आप इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर क्लोरोनियम लिख लो, SO3 लिख लो, नाइट्रोनियम लिख लो, CH3CO लिख लो। क्लियर ना? एल्काइल लिख लो। तो उसके अकॉर्डेंस में आपके पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे। हर बार मैकेनिज्म लिखकर टाइम पास नहीं करना, हर बार मैकेनिज्म लिखकर टाइम पास नहीं करना। बस आपको क्लोरोनियम बन किससे सकता है? AlCl3 क्लोरीन, SO3 मिल कहां से सकता है? फ्यूमिंग H2SO4 ओलियम। नाइट्रोनियम मिल कहां से सकता है? H2SO4 HNO3 कॉन्सेंट्रेट। CH3COCl मिल कहां से सकता है? CH3CO मिल कहां से सकता है? CH3COCl AlCl3। R+ मिल कहां से सकता है? RCl AlCl3। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स कहां कहां से मिल सकते हैं और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते रहोगे। सुनो ध्यान से, मान लो इस E+ की जगह क्लोरोनियम कर दो, देन व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ, अगर SO3 कर दो देन व्हाट विल बी योर आंसर? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर नाइट्रोनियम कर दो, नाइट्रोबेंजीन। अगर CH3CO कर दो, एसिटोबेंजीन। क्लियर ना? और R+ एसिटोफिनोन सॉरी, और R+ कर दो तो एल्काइल बेंजीन। सब कुछ यही है, जो कुछ है यही है। क्लियर ना? इस मैकेनिज्म पे ध्यान दो, इसी से इंटरमीडिएट बना उस पे ध्यान दो, इसी से एक
नॉन एरोमेटिक बनकर वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन करा, उस पर ध्यान दो। स्लो स्टेप कौन सा, उस पर ध्यान दो। फास्ट स्टेप कौन सा, उस पर ध्यान दो। एग्जाम्पल्स पे चलूं इसके, अब मैं हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, ऐसे ढेरों आ जाएंगे। अब लो जी, सबसे पहला फोकस हेलोजिनेशन पे। सबस्ट्रेट तो बेंजीन ही रहने वाला है। अटैक करवाने के लिए क्लोरीन AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम, ब्रोमीन FeBr3। ये जो AlCl3 है लुईस एसिड है, FeBr3 लुईस एसिड है। क्या करेगा इसने, क्या करना है, क्लोरीन AlCl3, ये सब रिवीजन होते हैं बच्चे। AlCl3 लुईस एसिड है, इसको 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 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और यहां बन गया क्लोरोनियम। इसी क्लोरोनियम ने अटैक करके आप लोगों को फाइनल आंसर दे दिया। इसमें बच्चे पूछने आते हैं सर ऊपर नहीं लगेगा, अरे कहीं लग जाए क्या फर्क पड़ता है, तो क्लोरोबेंजीन। और इसका आंसर भी आपको पता चल गया अगले वाले का भी। अब इसमें बच्चे पूछते हैं सर यहाँ क्यों लगाया मेटा, मैं कहा मेटा किसका मेटा, तो ब्रोमीन अकेला कहीं लगाओ यार, मेटा मेटा क्या होता है इसमें। बस उनके दिमाग में इमेज बनी हुई है कि Br अगर यहां लगेगा तो मेटा ही होएगा, मेटा तो दो होने पर होता है ना। क्लियर है। अगर आप कई बार सीधे Fe ब्रोमीन भी लिख लो, तब ये पहले आपस में रिएक्ट करेंगे, उसके बाद FeBr3 बनाएंगे, फिर फर्दर ब्रोमोनियम, यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम, यहाँ का ब्रोमोनियम। अब पंगा पति क्या हुआ, जब आप आयोडीन से रिएक्शन करवाते हो ना, आयोडीन ऑलवेज नौटंकी बाज है, याद आ रहा है। ये बेंजीन के साथ आयोडोबेंजीन के साथ HA बना देगा, रिएक्शन में बैकवर्ड का साइन लग जाएगा, तो इसको यहां से बाहर करना मस्ट है। सब पुरानी बातें, हाँ सब पुरानी बातें, क्लियर। और ये रिएक्शन कहां फॉरवर्ड चल पड़ेगी। अगर आयोडीन का ऑल्टरनेट लेना चाहते हो ना, तो आयोडीन का ऑल्टरनेट हमारा 17 ग्रुप का इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लो, पंगा ही खत्म हो जाएगा। IBr ले लो, I+Br-, कोई रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा ही नहीं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा ही नहीं, कोई खतरनाक वाला रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा ही नहीं। आयोडोबेंजीन आंसर आ गया, रिवर्सिबिलिटी पे ब्रेक लग गई। और जब ये थोड़ी देर पहले विभू पूछ रहा था ना, वो बात अब लिख रहा हूं। इस बेंजीन पे मैंने क्लोरीन लिख दिया एक्सेस, और वही AlCl3 लिख दिया। हर बार एक क्लोरोनियम निकलेगा, AlCl3 मेंटेन, आपको पता चल रहा है AlCl3 हर बार मेंटेन हो जाता है, जैसे AlCl4- बना बच्चे। और फाइनल स्टेप में ना, फाइनल स्टेप में जो H+ बना था ना, वो AlCl3 को वापस रिलीज कर देता है। तो हर बार Cl 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 H हटते जा रहे हैं, H हटते जा रहे हैं, H हटते जा रहे हैं। तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था BHC और हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये उसका फर्क था, वो एडिशन रिएक्शन थी। अगर आपको पीछे लेकर चलूं तो उसका फॉर्मूला C6H6Cl6 था, BHC का फॉर्मूला C6H6Cl6 था, इसका फॉर्मूला C6H6 नहीं है, Cl6 है। इसको हेक्सा क्लोरोबेंजीन, उसका वो जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना बच्चों, तो कॉमन नेम है उसका, एग्जैक्ट वहां सारे के सारे H मेंटेन्ड है, और वो एविडेंस है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होने का। और वो रिएक्शन थी एडिशन, और ये रिएक्शन है SC, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसमें 6 HCl बाहर हुए हैं। तो यहां मुझे लगता है 6 लेने चाहिए 3 की जगह। 6 अटैच हो गए, 6 बाहर हो गए।
पुराना वाला इंसेक्टिसाइड था, जो C6H6Cl6 था ना, वो एडिशनल प्रोडक्ट था, एडक्ट बोलते हैं उसको। ये इंसेक्टिसाइड था, क्लियर ना? वो एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो, और वो सैचुरेटेड भी था, सारे डबल बॉन्ड तो खत्म हो गए थे उसके। बोलो भाई, इनमें कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से बात कर लो, नहीं तो फिर मैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट ओनली फॉर्मेलिटी है, इस पे ध्यान दो पहले, मैं फिर इससे ज्यादा ध्यान इस पे दो तो ज्यादा अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं कि इसको होमवर्क के फॉर्म में ले लो, कल मैं पढ़ा तो दूंगा, आज वेले करोगे क्या, पेपर का डिस्कशन हो चुका है, क्लियर? तो एज ए होमवर्क ले लो। आपको आपके पास जो भी मटेरियल है वहां नाइट्रेशन, आपको बेंजीन की कसम आपको पढ़ना है। हाँ सही है, नहीं तो बेंजीन का क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, मतलब पेपर में आएगा, आपको नहीं आएगा। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लियर है? उसके बाद इसका एल्काइलेशन, क्लियर? इसकी जितनी भी फर्दर रिएक्शंस हैं जो एससी वाली हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली, वो सारी की सारी आपने रीड कर लेनी है, लेकिन मैं बोर्ड पे करवाऊंगा जरूर कल, 30 मिनट्स लगेंगे, फिर हम अपना आरएक्स एल्काइल हैलाइड स्टार्ट कर लेंगे। पेपर का डिस्कशन हमारा हो चुका है, बेंजीन के एरोमेटिसिटी और इनके एरोमेटिसिटी भी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, मोनो डाई ट्राई भी कर लिया, और एडिशनल रिएक्शन 3 डबल बॉन्ड के फेवर में एविडेंस भी दे दिए, क्लियर? और फिर जीएमपीज भी हो गए, 3 रिडक्शन रिएक्शन है, क्लियर? इसके अलावा 2 डी रिमूवल, मतलब डिसल्फोनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन है, और 2 हाइड्रोकार्बन से, और कोल्टार से सिर्फ एक्सट्रैक्शन है। ठीक है जी, एक बार रीड कर लेना बच्चे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 3 मिनट रह गए अगली क्लास के, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं।